आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय विज्ञान का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसी कड़ी के अंदर अपने पहले चैप्टर पढ़ लिया था। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं उस पार्ट के पीछे के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो देखने वाले हैं। तो आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न। देखो दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर के प्रति गंभीर हैं या आप चाहते हैं कि सर हमें याद नहीं करना पड़े, तो उसका सबसे अच्छा साधन यही है। लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग वो लेसन नंबर 4 जाके देखिए, ठीक है, कार्बन वाला, कि हमने उसको किस प्रकार से समझा था। अगर आपको वहाँ पे समझ में आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न याद करने में आपको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, या उन सभी स्टेट बोर्ड के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके कोर्स के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस इस साल लागू है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर कक्षा 10 की कंप्लीट विज्ञान आपको निःशुल्क पढ़ाई जा रही है विद नोट्स के साथ में। हमने कोर्स अलग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर अलग पढ़ रहे हैं। तो आज ही क्लास में पढ़ देखेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके आज अपन देखेंगे पाठ्य पुस्तक के पीछे, यानी पाठ्य पुस्तक के जो अंत में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, जैसे मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपन आज ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आपको देखो मैं एक राय दे देता हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि हमें सर क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं, तो उसका सबसे अच्छा यही साधन है कि आप लोग जो हमने वीडियो बना है, लिंक मैं आपको उसका आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जो हमने जब लेसन को पढ़ाया था, अगर आप उस लेसन को पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके उस वीडियो के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट है जो पूरे क्लियर करवा रखे हैं, ठीक है। तो यही है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझना है तो आप वो लेसन ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पे आप आएंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग आराम से इस पूरे लेसन को ढंग से याद कर सकते हो, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा दोस्तों वो आवाज़ अगर बैकग्राउंड में आ जाए तो थोड़ा उसको इग्नोर कर देना आप लोग। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। अब अपने से पूछ रहा है, देखो जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो मैंने आपको कंप्लीट समझाया था मेथेन एथेन क्या होता है, तो आपको वहाँ से देख के पता लग जाएगा कि एथेन, जैसे मैं आपको अभी के लिए मैं बता देता हूँ। देखो एथेन बोल रहा है अपने को, एथेन, तो एथेन का सूत्र क्या बोल रहा है अपने को, C2H6, C2H6। 2 कार्बन लगा दो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6, 1 2 3, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हमने लेसन में बता रखा आप लोगों की कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है, तो सहसंयोजी का मतलब होता है आपस में यहाँ पर बॉन्डिंग कितनी है। तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 7, ठीक है। इस प्रकार से अपने लेसन वहाँ पर उस समय पढ़ा था। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखो इसका होता है कीटोन। क्यों, लास्ट में ओन लगा हुआ है, उसी से आप लोगों को पता लगता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और तभी तो वो इसके ऊपर आके ऊपर चिपक रही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अपने इधर देखते हैं, मैं आपको इधर से अलग दिखा देता हूँ क्योंकि साथ के साथ में हमने इसके यहाँ पर आंसर भी देख रखे हैं, ठीक है। तो देखो चौथा क्वेश्चन है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजी बंध की प्रकृति समझाइए। तो देखो आबंध का मतलब होता है आप लोगों को CH3Cl को इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है और आप लोगों को संरचना बता देनी है। अब आप खुद बता दोगे सर सभी में एकल बंध मौजूद है, तो इस प्रकार से आप लोग इसकी संरचना बनाओगे। ये संरचनात्मक सूत्र इसका, देखो कार्बन कितना यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1 2 3 है और Cl कितने यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से आप लोग संरचना बनाओगे, फिर बता दोगे ये एकल सहसंयोजी बंध है।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेनोइक अम्ल, सबसे पहले आप लोगों को इसका सूत्र आना चाहिए। एथेनोइक का मतलब क्या होता है, देखो C2H5OH, ठीक है, C2H5COOH, एथेनोइक बोल रहा है ना। अगर यहाँ पर एथेनॉल होता तो ये सूत्र आ जाता, एथेनोइक बोला है तो C2H5COOH ये बोला अपने को, ये सूत्र होता है इसका। आपको सीधी सी बात है, आपको इसकी स्ट्रक्चर बना देनी इस प्रकार से। तो 2 कार्बन है, सबसे पहले 2 कार्बन बना दो, जिसमें आपको एक बता देता हूँ। ये 2 कार्बन है और एक इधर है COOH। तो C कितने यहाँ पर 2 है, तो एक को आपने यहाँ लगा दिया, एक को आपने यहाँ, एक इसके पास में H लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन अब 5 हाइड्रोजन लगाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इधर लगा दूँ, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सीधी सी बात है, इनके मध्य क्या हो जाएगा, आपस में बॉन्ड हो जाएगा। जब मैंने आप लोगों को लेसन समझाया था उसी से मैं बता दिया था कि इनका आप लोगों को किस प्रकार से बिंदु संरचना बनानी है। इस प्रकार से आप लोग इनको आपस में जोड़ देंगे, किस प्रकार से आप लोग इनको आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ना इस प्रकार से नहीं है, मैं तो आपको एक रफली बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जोड़ना इसी प्रकार से है। इसी प्रकार आप H2 को जोड़ेंगे, देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर है। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रोपेनॉन को जोड़ना है, फ्लोरीन को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है समजात श्रेणी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और नोट भी कर सकते हैं। समजात श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजात यानी जिसकी एक समान जात होती है। तो समजात श्रेणी यौगिकों का एक समूह या परिवार होता है जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह विद्यमान होते हैं, यानी कि इनमें क्रियात्मक जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, वो सभी में एक समान होते हैं और सभी क्या कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी। परंतु श्रृंखला की लंबाइयाँ अलग अलग होती है, अतः इन यौगिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसी श्रेणी के सदस्य जैसे मेथेन CH4 है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सभी के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। सातवां क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। जैसा मैंने अभी बोला था आपको, एथेनॉल में क्या होता है, एल्कोहल होता है, नहीं OH होता है क्रियात्मक समूह, और एथेनोइक में क्या होता है, OH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और क्रियात्मक समूह क्या होता है इसमें, COOH, ठीक है। तो अभी आप लोगों को खुद को पता लग जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ इधर। तो इसका अंतर देखते हैं अपन सबसे पहले। तो एथेनॉल के ऊपर लिटमस पत्र लेके जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। इधर एथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, अम्ल का मतलब मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, अनील वाली, यानी अम्ल क्या होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनील। अम्ल का मतलब नीले को लाल में बदल दिया, ठीक है। इसकी गंध अच्छी होती है। अब ये एथेनॉल क्या आ रही है, शराबी तो है जो ठेकों पे मिलती है, ठीक है। और एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसकी गंध कैसी हुई, तीक्ष्ण या खट्टा होता है। इसका क्वथनांक होता है 391 केल्विन, इसका 351 केल्विन। गलनांक होता है इसका 156 केल्विन, इसका 290। रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुणों के अंदर इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, और इधर सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती है। अगला इसमें अंतर है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस नहीं निकलती, और जबकि इधर CO2 गैस निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों करता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। देखो मिसेल निर्माण की क्रिया अपन ने उस लेसन को पढ़ाया था, उस समय सबसे लास्ट में आप लोगों को मिसेलीकरण और साबुनीकरण की क्रिया समझाई थी, मैंने आपको वहाँ पर डायग्राम के साथ में पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। फिर मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूँ उसको। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो इसके अणु दो भिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जल में विलेसिल हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोजन में विलेसिल हाइड्रोफोबिक, यानी जो पानी के साथ गुल रहा है सिरा उसको हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं, और जो हाइड्रोकार्बन में गुल रहा है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं नहीं होते हैं, कौन से, हाइड्रोफोबिक। पानी में डालने पर साबुन का आयनिक सिरा जल के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी जो बाहर का दूसरा सिरा है वो जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पूंछ बड़े समूह के भीतरी हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा बड़े समूह की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। और साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है, इसलिए मिसेल का निर्माण नहीं करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखो कार्बन का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन में कुछ ऐसे स्पेशल गुण होते हैं जिसके कारण इनका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ये स्वच्छ ईंधन होते हैं तथा धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, इनका उच्च कैलोरी मान अधिक होता है यानी ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, इनको जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती है, इनका ज्वलन ताप मध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो देखो जल की कठोरता के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं, यानी जल में कठोरता क्यों आई है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन लवण मौजूद है। जब कठोर जल साबुन से अभिक्रिया करता है तो साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अविलेय पदार्थ बना देता है। ये अविलेय पदार्थ जल में झाग की परत बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीले से साबुन की जांच करेंगे तो प्रेक्षण क्या होगा। अरे सीधी सी बात, अगर अम्लीय होगा तो नीले से लाल कर देगा और क्षारीय को आप लोगों को उल्टा कर देना है। अब अपने क्या बोल रहा है, साबुन कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति होता है, इसलिए वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। 12वां क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का द्वि अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जहाँ पर अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ जोड़ रहे हैं अपन, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, एल्कीन है। एल्कीन में आपने 2 हाइड्रोजन जोड़े, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बदलेगा और 2 यहाँ पर वैलेंसी मुक्त हो जाएगी, तो यहाँ पर HH आएगा, यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, HH आ देगा, यानी 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया। बस इसी क्रिया को अपना हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका अगर वनस्पति तेल होता है, अगर उसका हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है तो निकल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है, जिसको अपन बोलते हैं डालडा घी। तो डालडा घी इस तेल के द्वारा ही बनाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ने पर वह डालडा घी में बदल जाता है। 13 क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2, CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो संकलन अभिक्रिया अपन ने पहले समझ ली थी, तो इसका आंसर आ जाएगा C3H6 तथा C2H2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो देखो इन दोनों के बीच में अंतर करने के लिए अपन क्या करेंगे, हमें पता लगेगा डबल बॉन्ड युक्त खाना पकाने का तेल हाइड्रोजन के साथ 473 केल्विन पर वनस्पति घी देता है, जो हमने आपको अभी बताई थी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। अगर जो खाने वाला तेल होगा, अगर आप लोग इसको 473 केल्विन ताप पर या निकल की उपस्थिति में आप लोग गर्म करेंगे तो वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। और एकल बंध युक्त मक्खन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करता है, इधर हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके डालडा घी बना लेगा और इधर इस प्रकार की क्रिया नहीं करेगा। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो जो अपन ने जो साबुनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी कि किस प्रकार से साबुन को पानी के अंदर घोला जाता है, फिर वो झाग बनाता है, फिर झाग बनाता है यानी साबुन का जो एक सिरा होता है वो पानी के साथ में जुड़ जाता है, दूसरा सिरा उस मेल के साथ में जुड़ जाता है। देखो इधर दिख रहा है ना अपने को, यानी कि एक सिरा यानी कपड़े के मान लो कचरा लगा हुआ है, कपड़े कचरा लगा हुआ तो इधर आप लोग उसको साबुन या सर्फ में डालोगे तो इसके 2 सिरे, एक तो हाइड्रोफिलिक सिरा जो पानी से जुड़ा होगा, हाइड्रोफोबिक सिरा दूसरा इससे जाकर जुड़ जाएगा, नहीं जो मेल वगैरह होंगे इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो जब आपने इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो ग्रीस वगैरह है उसको कौन पकड़ लेगा, है हाइड्रोफोबिक सिरा इसको पकड़ लेगा, यानी कि जो साबुन है, साबुन क्या करेगा, इस ग्रीस वगैरह को, इस गंदगी को अपने आप पास में पकड़ लेगा। और जब अब इसको पानी में से खोल के बाहर निकालेंगे तो ये कपड़े पर से जो ग्रीस वगैरह गंदगी वगैरह थी वो पानी के साथ बिल्कुल बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग ये लेसन कंप्लीट करते हैं। अगर अब देखो इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरे चरण में इस पार्ट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा के लिए या हमेशा की तरह अपने दोस्तों को लाइक ज़रूर भेजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों।